प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय के माप की उत्पाद विधि के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय के माप की उत्पाद विधि की अवधारणा, उत्पाद विधि के कदम तथा उत्पाद विधि की सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि को मूल्य वृद्धि विधि या औद्योगिक उद्गम विधि या शुद्ध उत्पाद विधि भी कहा जाता है। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि राष्ट्रीय आय को मापने की वह विधि है जिसमें किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में सभी क्षेत्र के उद्यमियों के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय का माप होता है। इसमें एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में सभी क्षेत्र के उद्यमियों के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय का माप होता है। तो अब हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा: उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय का माप करती है, राष्ट्रीय आय को मापती है। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह है जो एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। इसमें एक देश की घरेलू सीमा में जितने भी उत्पादक उद्यम है, उनका उत्पादन में जो भी योगदान है, उनके उत्पादन के योगदान की जो गणना है उसको किया जाता है और उसके आधार पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। एक देश की घरेलू सीमा के अंदर की गई मूल्य वृद्धि या उत्पादन के मूल्य के जोड़ को ही घरेलू उत्पाद या आय कहा जाता है। एक देश की घरेलू सीमा के अंदर की गई मूल्य वृद्धि या उत्पादन मूल्य के कुल जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और इसमें उचित परिवर्तन करके आगे राष्ट्रीय आय का हम अनुमान लगाते हैं। तो अब है उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि के कदम, स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। सबसे पहला कदम है इसमें उत्पादक उद्यमों की पहचान तथा वर्गीकरण। तो इस विधि में सबसे पहला कदम एक अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयों की पहचान तथा वर्गीकरण करना है। इसमें सबसे पहले उन उत्पादक उद्यमों की पहचान की जाती है, उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है जो उत्पादन करते हैं। सभी उत्पादक उद्यमों को व्यापक रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में हमारे देश में निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले इसमें कृषि तथा पशुपालन, दूसरा वन उद्योग और लट्ठे बनाना, तीसरा मछली पालन और चौथा खानों से संबंधी कार्य। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में इसमें शामिल जो है किए जाते हैं। दूसरा क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करते हैं। इसमें क्या है? उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करते हैं। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना या गेहूं से आटा बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो हमारे देश में द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले इसमें उद्योग से संबंधित जो भी उद्योगों जो है वो इस द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। निर्माण कार्य और तीसरा बिजली, रसोई गैस और जलपूर्ति, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अब तीसरा है तृतीय क्षेत्र।
तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाओं का उत्पादन करता है। इसमें सेवाओं का उत्पादन होता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। हमारे देश में तृतीय क्षेत्र में निम्नलिखित जो सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है, निम्नलिखित जो भी सेवाएं हैं इसमें कार्यों को शामिल किया जा रहा है। तो इसमें पहला है परिवहन, संचार और भंडारण। दूसरा व्यापार और होटल आदि। तीसरा बैंकिंग और बीमा। आगे चौथा है इसमें वास्तविक संपदा, रिहायशी घरों का स्वामित्व, व्यापारिक सौदे इत्यादि। पांचवा सरकारी प्रशासन और सुरक्षा। और छठा है अन्य सेवाएं। ये सब जो सेवाएं हैं ये तृतीय क्षेत्र में शामिल की जाती है। दूसरा कदम है मूल्य वृद्धि की गणना। तो दूसरी अवस्था में अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक उद्योगों द्वारा एक वर्ष की अवधि में बाजार कीमत पर की गई सकल मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। दूसरी अवस्था में अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक उद्योगों द्वारा बाजार कीमत पर की गई जो सकल मूल्य वृद्धि है एक वर्ष में, उसका आकलन किया जाता है। तो यहां बात आती है कि मूल्य वृद्धि क्या है। मूल्य वृद्धि उत्पादन के मूल्य तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य का अंतर है। यदि हम उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा देते हैं तो मूल्य वृद्धि ज्ञात होती है। उत्पादन का मूल्य क्या है? एक लेखा वर्ष के दौरान किसी उत्पादक इकाई अथवा फर्म की कुल बिक्री तथा स्टॉक में परिवर्तन के जोड़ को उत्पादन का मूल्य कहते हैं। देखिए उत्पादन का मूल्य बराबर है बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन। तो अब हम समझ लेते हैं कि स्टॉक में परिवर्तन क्या है। एक लेखा वर्ष में अंतिम स्टॉक तथा प्रारंभिक स्टॉक के अंतर को स्टॉक में परिवर्तन कहा जाता है। स्टॉक में परिवर्तन बराबर है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। तो यहां पर एक रहा हमें समझने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य कि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे सभी गैर टिकाऊ वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग जो उत्पादक द्वारा अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है या जिनकी पुनः बिक्री की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कच्चा माल, बिजली, डीजल इत्यादि, ये सब मध्यवर्ती वस्तुओं के उदाहरण है। एक और उदाहरण समझ सकते हैं, हम गेहूं से आटा बनाते हैं तो आटे के लिए जो गेहूं है वो गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है, आटा अंतिम वस्तु है। अब हम इसके मूल्य वृद्धि की जो प्रकार है उनको समझ लेते हैं। मूल्य वृद्धि निम्न प्रकार की हो सकती है। नंबर एक, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि उत्पादन के मूल्य तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य का अंतर है। जो बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि है वो उत्पादन के मूल्य और मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य का अंतर होता है। बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होती है। तो इसका फॉर्मूला हो गया, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि बराबर है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। दूसरा इसमें बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि तथा मूल्य ह्रास का अंतर है। बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर होती है। यदि हम बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि में से मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात होती है। तो इसका सूत्र होगा बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि बराबर है बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि माइनस मूल्य ह्रास। तीसरा है साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि या शुद्ध घरेलू आय। जो साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि है इसको शुद्ध घरेलू आय भी कहते हैं। तो साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि तथा शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का अंतर है। यदि हम बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं तो साधन लागत पर जो है शुद्ध मूल्य वृद्धि या शुद्ध घरेलू आय ज्ञात होती है। तो यहां इसका सूत्र बन जाएगा साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि बराबर है बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि माइनस
शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो साधन लागत पर जो शुद्ध मूल्य वृद्धि है, इसमें यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय को हम जोड़ दें तो राष्ट्रीय आय ज्ञात होती है। साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि में अगर हम विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो जो इससे हम राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम मूल्य वृद्धि को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक किसान गेहूं का उत्पादन करता है। एक किसान 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है। गेहूं का उत्पादन करने के लिए वो 200 रुपए जो बीज, खाद या सिंचाई इत्यादि के लिए वो खर्च करता है। तो 200 रुपये उसका मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य हुआ किसान का, और 200 रुपये खर्च करके बीज, खाद या सिंचाई के लिए जो भी खर्चा किया गेहूं का उत्पादन करने के लिए, उसको 600 रुपये में वो आटा मिल वाले को बेच देता है। 200 रुपये खर्चा किया और 600 में उसने गेहूं तैयार करके, गेहूं का उत्पादन करके आटा मिल वाले को बेच दिया। तो जो किसान है, किसान का जो उत्पादन का मूल्य है वो 600 है, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य उसका 200 है जो उसने खर्चा किया, और जो उत्पादन किया वो 600 का है। तो इसका मूल्य वृद्धि कितनी की किसान ने? 600 माइनस 200 बराबर है 400 रुपए की मूल्य वृद्धि किसान की हुई। अब किसान ने इसको आटा मिल वाले को 600 में बेचा, तो आटा मिल वाले के लिए 600 रुपये जो है मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होगा। 600 रुपये आटा मिल वाले के लिए क्या है? मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य है। और आटा मिल वाला क्या करता है? इसको बेकरी वाले को आटे को, गेहूं का जो आटा बना के, जो उसने आटा बनाया गेहूं से, और उसका जो है 800 रुपये में बेकरी वाले को बेच देता है। तो आटा जो मिल वाला है उसका उत्पादन का मूल्य 800 है, और मूल्य अगर हम देखें इसका मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य 600 है। तो ये मूल्य वृद्धि कितने कर रहा है? 800 माइनस 600 बराबर है 200 रुपए की। अब बेकरी वाला 800 रुपये में जो है वो आटा खरीद रहा है, तो इसका मध्यवर्ती वस्तु मूल्य जो होगा वो 800 रुपये होगा। और उसका जो इसने डबल रोटी बनाई, बेकरी वाले ने डबल रोटी बनाई, तो डबल रोटी बनाकर वो 1000 रुपये में उसको दुकानदार को बेच देता है। तो यहाँ पर जो बेकरी वाले का उत्पादन का मूल्य 1000 है, मध्यवर्ती वस्तु मूल्य इसका 800 है, तो इसका 1000 माइनस 800, इसने 200 रुपये की मूल्य वृद्धि की। अब उसके बाद दुकानदार की बात हम करते हैं। दुकानदार ने 1000 रुपये में जो डबल रोटी खरीदी, तो दुकानदार का जो मध्यवर्ती वस्तु मूल्य 1000 होगा, और उसने अंतिम उपभोक्ताओं को 1200 रुपये में डबल रोटी बेची। तो इसका जो उत्पादन मूल्य 1200 है, तो यहाँ पर मूल्य वृद्धि 1200 माइनस 1000 बराबर है इसकी दुकानदार की 200 रुपये मूल्य वृद्धि होगी। तो इस तरह से ये थी इनकी जो मूल्य वृद्धि। अब हम इसकी जो मूल्य वृद्धि का जोड़ कर लेते हैं। कुल मूल्य वृद्धि क्या होगी? कुल मूल्य वृद्धि हुई 400, 200, 600, 200, 800, 200, 1000, टोटल होगी देखो 1000 रुपये। इसको हम निकाल सकते हैं। देखो उत्पादन का मूल्य अगर हम देखें यहाँ 3600 है, और मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य 2600 है। 3600 में से 2600 घटाएंगे तब भी हमारे पास है 1000 जो आएगा। तो ये है बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। अब इसका तीसरा कदम है राष्ट्रीय आय का अनुमान। राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाना इस विधि का तीसरा कदम है। तीसरी अवस्था में मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान इसमें लगाते हैं। एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो इसका सूत्र होगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर है एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि। इसको हम ये हो गया बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो बाजार कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि के बराबर होता है। तो बाजार कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पाद होता है इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि जमा द्वितीयक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि जमा तृतीयक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि। यानी कि तीनों क्षेत्रों की जो भी मूल्य वृद्धि है इसको जोड़ा जाएगा।
तो ये बन जाएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। फिर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने के बाद निम्न प्रकार से, देखो आप, निम्नलिखित प्रकार से राष्ट्रीय आय ज्ञात की जा सकती है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटाएंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे और विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ेंगे तो बन जाएगा राष्ट्रीय आय। तो इस तरह से इसमें राष्ट्रीय आय का इसमें अनुमान लगाया जाता है। उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, तो इसका ये सूत्र है, आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर है प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि जमा द्वितीयक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि जमा तृतीयक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि माइनस मूल्य ह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और जमा विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको इस चार्ट से भी आप समझ सकते हैं। इस सूत्र को, ये इसका मेन सूत्र है उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना। तो यहाँ देखिए आप, इस चार्ट में दिखाया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि जमा द्वितीय क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि जमा तृतीय क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि। ये तीनों बन जाएगी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसमें से मूल्य ह्रास घटाया, फिर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाया, ठीक है, फिर इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाएगा और ये राष्ट्रीय आय बन जाएगी। तो ये थी उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना। अब है उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि, जो विधि है इससे संबंधित जो सावधानियां हैं इनको हम समझते हैं। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कुछ जो है सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले है पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय। पुरानी वस्तुओं का जो क्रय विक्रय होता है इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जो ये पुरानी वस्तु होती है ये उस समय की राष्ट्रीय आय में जो है शामिल हो चुकी होती है जब इनका उत्पादन किया होता है, इसलिए इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। दूसरा है पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त कमीशन या दलाली। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त कमीशन या दलाली इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये सेवा जो प्रदान की जाती है उनका एक पुरस्कार होता है, इनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तीसरा है स्वयं उपभोग वस्तुओं के उत्पादन का आरोपित मूल्य। स्वयं उपभोग वस्तुओं के उत्पादन का जो आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है, जो वस्तुओं स्वयं के उपभोग के लिए जिनका उत्पादन करते हैं उनका अनुमानित मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अगला स्वयं उपभोग सेवाओं का मूल्य। स्वयं उपभोग सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। हम अपने लिए खाना बना रहे हैं, अपने कपड़ों को हम धो रहे हैं या उनको प्रेस कर रहे हैं, या जैसे गृहिणी की सेवा है उनका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये स्वयं उपभोग की जो सेवाएं हैं इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। स्वयं उपभोग की वस्तुओं का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। स्वयं उपभोग की सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। अगला है मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। तो मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में जो है शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के द्वारा उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है, तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। अगला जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनका आरोपित किराया। जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनका आरोपित अनुमानित जो किराया है वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अगला सरकारी क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बराबर होती है। जो सरकारी क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि होती है वो कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बराबर होती है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में लगान, ब्याज या लाभ उत्पन्न नहीं होता, इसलिए कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बराबर होती है। और इसमें लास्ट है
सरकार, फर्मों तथा परिवारों द्वारा स्थायी पूंजी का स्वलेखा उत्पादन का आरोपित मूल्य। तो सरकार, फर्मों या परिवारों द्वारा स्थायी पूंजी का जो स्वलेखा उत्पादन के स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन होता है, उसका आरोपित मूल्य, अनुमानित मूल्य इसमें राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है। क्योंकि इसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि अगर बाजार के लिए इनका उत्पादन किया होता तो उसका कितना हमें मूल्य मिलना था, इसलिए इसका आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। तो ये थी उत्पाद विधि या मूल्य विधि से संबंधित जो है ये सावधानियां। तो ये था आज का टॉपिक। इस वीडियो में हमने उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि के बारे में विस्तार से चर्चा की, इसको समझा। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके।